पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, तो इसके पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ था आपके पेपर का। इस वाले बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है पूरे पूरे। आई थिंक करीब करीब 2000 या 3000 के आसपास वर्ड हमने करे हैं। 1400 कुछ प्रीवियस ईयर रहे होंगे और 1323 आपके कुछ आपके मतलब मिसलेनियस रहे होंगे, राइट। तो ये कुछ हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रखे हैं। बात करने वाले हैं एडियम्स के बारे में, और एडियम्स में भी बात करेंगे एडियम्स बिगिनिंग विथ ए। ऐसे एडियम्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेटर ए से जो स्टार्ट होंगे उनकी बात करने वाले हैं। तो आज बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को गवाए, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हर एक वर्ड को समझेंगे, इडियम्स को समझेंगे, प्यार से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बंडल ऑफ नर्व्स। ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा? अ बंडल ऑफ नर्व्स। अब ये अ बंडल ऑफ नर्व्स की मीनिंग क्या होगी? अब ऐसे समझो, नर्व्स क्या होते हैं भाई? आप कहते हो ना नर्व चेक करना, जरा नर्व्स चेक करना, नर्व्स है ना, नर्व्स समझते हो ना, ठीक है। नर्व्स है ना, नर्व्स मीन्स वो जो आपकी क्या जा रही है भाई, सारी की सारी वेन जा रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, सारी की सारी वेन जा रही हैं। अगर मैं बोलूं कि सारे वेन को एक साथ दबा दिया जाए, एक साथ दबा दिया जाए, है ना, सारे वेन को एक साथ दबा दिया जाए, एक पूरा गट्ठर बना दिया जाए, तो कैसा फील होगा आपको? कैसा फील होगा भाई? अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा सर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, आपको बेचैनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेचैनी हो जाएगी, बिल्कुल परेशान हो जाओगे, घबरा जाओगे, कहीं सर मार तो नहीं रहे हैं, है ना, ऐसी वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो अब बंडल ऑफ नर्व्स के लिए क्या बना हुआ है भाई? बहुत घबराया हुआ। क्या चीज? बहुत घबराए हुआ। अब बंडल ऑफ नर्व्स, आपकी नर्व्स को अगर सारे बंडल गट्ठर बना दिया जाए तो आपके अंदर जो बेचैनी आएगी, जो घबराहट आएगी, उसी को बोलते हैं क्या? अब बंडल ऑफ नर्व्स। याद रहेगा भाई, अब बंडल ऑफ नर्व्स, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। अब बंडल ऑफ नर्व्स पक्का ना, याद रहेगा। चलो, अब बंडल ऑफ नर्व्स हो गया। अब बैक स्टैबर, अ बैक स्टैबर, अब ध्यान दो क्या बोल रहा है? अ एक बैक स्टैबर, STABBER, स्टैबर, यही लिखा हुआ, देखो ध्यान से, यही लिखा हुआ बैक स्टैबर। स्टैब मीन्स व्हाट? स्टैब, है ना, स्टैब मीन्स किसी को मारना, काटना, थ्रू समथिंग, किसी चीज की हेल्प से किसी को काटना, उसको बोलते हैं स्टैब करना। कहते हैं भाई उसने उसको स्टैब किया टू डेथ, है ना। कब तक स्टैब करा? जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। जब तक क्या नहीं हो गई भाई? सामने वाले की डेथ नहीं हो गई, तब तक उसको स्टैब करता रहा। स्टैब करता रहा मतलब काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। तो स्टैब मीन्स काटना, है ना। तो स्टैब मीन्स क्या, मैं भोंकना लिख सकता हूँ, छुरा भोंकना, है ना, ठीक है, भोंकना, ठीक है। अब आ जाओ, बैक मतलब क्या? पीठ लिख सकते हैं, हाँ जी सर, है ना, पीठ लिख सकते हैं। बैक मतलब क्या? पीठ, राइट। तो अब बैक स्टेबर का मतलब ये हो गया भाई कि एक ऐसा इंसान जो पीठ में छुरा घोंपता हो, पीठ में छुरा भोंकता हो। अच्छा, जो पीठ में छुरा भोंकता हो वैसा इंसान कौन होता है भाई? अब बैक स्टेबर होता है सर, बैक स्टेबर होता है पक्का। एक सेकंड जी, हाँ, बैक स्टेबर होता है। अब ऐसे पर्सन को आप क्या बोल सकते हो? ऐसे पर्सन को चीटर भी बोल सकते हो, है ना, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, वो भी बोल सकते हो। वही बोल रहा है कि अ पर्सन इज अ बैक स्टैबर हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेज योर ट्रस्ट, है ना। एक ऐसा पर्सन जो बैक स्टैबर होता है, वो पर्सन बैक स्टैबर होता है जो अनएक्सपेक्टेडली, जिस पे आप भरोसा ना किए हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो आपका, कि मतलब भाई ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, ऐसी वाली बात। तो भाई जिस पे ये होता है भाई कि मतलब ये ऐसा नहीं करेगा भाई, वही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो पीठ में चूरा भोंकने वाला, भोंकने लिखा हुआ है, भोंकने होता है भाई, है ना, ठीक है, पीठ में छुरा भोंकने वाला। अब बैक स्टैबर, बैक से याद रखना, अब बैक स्टैबर, बैक को स्टैब करने वाला, राइट। अब बंडल ऑफ नर्व्स, नर्व्स को अगर हमने दबा दिया तो आने वाली बेचैनी, घबराहट को बोलते हैं क्या? अब बंडल ऑफ नर्व्स। 2 क्वेश्चन आपके डन है भाई, तीसरे पे आ जाओ। अ बैड ओमेन, क्या? अ बैड
बैड मीन्स खराब, ओमिन, ओमिन, ओमिन से क्या याद रखेंगे, संकेत, ओमिन से क्या याद रखेंगे, संकेत, है ना, ओमिन से याद रखना आपको संकेत, अ बैड ओमिन, ओमिन से याद रखा आपने संकेत, तो जरा ध्यान दो, एक बुरा संकेत, है ना, एक बुरा संकेत, अ बैड ओमेन क्या हुआ भाई, एक बुरा संकेत। अब जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि नॉर्मल बिल्ली रास्ता काट गई, कभी कभी होता है ब्लैक वाली बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, तो उसके भी एक्सप्लेनेशन आपके अलग अलग होते हैं। नॉर्मल बिल्ली रास्ता काट गई, अच्छा ठीक है, थोड़े बहुत दुर्घटनाएं हो सकती हैं, थोड़े बहुत बुरे संदेश आ सकते हैं, राइट, लेकिन काली वाली बिल्ली रास्ता काट गई तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है ना, ये हमने इंटरप्रिटेशन बना रखा है, ये हमारी थिंकिंग हो गई है, इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो अ बैड वुमेन का मतलब क्या हो जाएगा, अ बैड ओमेन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अ बैड ओमेन मतलब क्या, अशुभ संकेत की बात करना, अशुभ संकेत की बात करना, अशुभ संकेत, है ना, अनशुभ नहीं है भाई, अशुभ है, अनशुभ जैसा कुछ नहीं है। डन है, चलो, अशुभ संकेत, एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, an indication that something bad is about to happen, that is what a bad omen, a backstabber, और दूसरा क्या था भाई, a bundle of nerves, तीन हो गया भाई, a bundle of nerves, a backstabber और a bad omen। चौथा क्या कह रहा है, a ballpark figure, क्या भाई, a ballpark figure, a ballpark figure क्या होता है भाई, a ballpark figure, मैं क्यों लिख देता हूं, कभी सोचा है आपने, यहाँ लिखा हुआ तो है, मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लिखता हूँ, ताकि आप भी इसको नोट डाउन करो, आप भी नोट डाउन करो, जब नोट डाउन करोगे तो उसका मतलब खुद ही आपके दिमाग में चलने, अच्छा ये चीज मैंने लिखी हुई थी। तो अब बाल पार्क फिगर का मतलब क्या हो जाता है भाई, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता ना हो, लेकिन आपने क्या कर लिया हो, एक रफ आइडिया लगा लिया हो भाई, क्या, एक रफ आइडिया लगाना, है ना, क्या, एक रफ आइडिया लगाना, अनुमान लगाना, रफ आइडिया, राइट, थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचना समझना, एक रफ आइडिया लगाना, इज कॉल्ड अ बाल पार्क फिगर, अ बाल पार्क फिगर, एन एक्सेप्टेबल रफ एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन, एक्सेप्टेबल मतलब ठीक है, जैसे कि आप कहते हो ना कि मुझे उस बारे में तो उतना तरीका से पता नहीं है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकता हूँ, ठीक है, कि हाँ ये बात ऐसी कुछ हुई होगी, है ना, आप कहते हो बिल्कुल डेप्थ में नहीं पता, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो जो मोटा मोटा आप आइडिया लगाते हो उसी को बोलते हैं अबाल पार्क फिगर, क्या बोलते हैं भाई, अबाल पार्क फिगर, याद रहेगा अबाल पार्क फिगर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अ बेयर फेस्ड लाई, ध्यान से देखना भाई, क्या बोल रहा है भाई, अ बेयर फेस्ड लाई, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को ओपन करना तो समझ आ जाएगा, बेयर मतलब क्या, बेयर फुटेड बोलते हैं नंगे पैर, बेयर फुट बोलते हैं नंगे पैर, ठीक है, अब नंगे पैर, पैर के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अ बेयर फेस, अ बेयर फेस मतलब नंगा चेहरा, नंगा चेहरे का मतलब क्या, नंगा चेहरा वाला झूठ नहीं, नंगे चेहरे वाला झूठ नहीं, बिल्कुल मुंह पे झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलना कि लगे कि भाई कि पकड़ में आ जाए, वो वाला झूठ जो बिल्कुल पकड़ में आ जाए उसको बोलते हैं क्या, अ बेयर फेस, फेस लाई, क्या बोलते हैं भाई, अ बेयर फेस लाई, बिल्कुल वो क्या होगा भाई, वो झूठ पकड़ में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अ बेयर फेस लाई की मीनिंग क्या होगा भाई, जो झूठ पकड़ में आ जाए, तो अ बोल्ड एंड ब्रेजन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट, अ शेमलेस ऑब्वियस लाई, क्या, अ शेमलेस या ऑब्वियस लाई, ठीक है ना, या फिर एक ऐसा बोल्ड और ब्रेजन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट जिसको जो तुरंत आपके समझ में आ जाए कि भाई ये झूठ बोल रहा है, पक्के पक्के से झूठ बोल रहा है, राइट, तो उसको बोलते हैं अ बेयर फेस्ड लाई, क्लियर है, अ बेयर फेस्ड लाई, याद रहेगा भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चल, अ बिट बियॉन्ड माई केन, 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 ठीक है ना, अब केन से कहीं ना कहीं ये याद रखना कि अपनी अंडरस्टैंडिंग, केन से क्या याद रखोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, केन से क्या याद रखोगे, अंडरस्टैंडिंग, कह रहा अब बिट मतलब थोड़ा, बियॉन्ड मतलब क्या, कंट्रोल से बाहर, है ना, अब बिट, देखो भाई देख क्या बोला मैंने, अब बिट मतलब थोड़ा, बियॉन्ड मीन्स क्या, लिमिट से बाहर,
है ना, बियॉन्ड माई लिमिट तो मेरे लिमिट से बाहर, है ना, तो बियॉन्ड माई कैन मेरी अंडरस्टैंडिंग तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा बाहर, मेरी समझ से परे, क्या बोलते हो भाई, मेरी समझ से परे, मेरी समझ से परे। तो कभी भी अगर आपको अपने फ्रेंड से कुछ बोलना हो कि मेरे समझ से परे है भाई तो उसको बोलो अ बिट बियॉन्ड माई कैन, अ बिट बियॉन्ड माई कैन। ये चीज याद रखेंगे तो वो जो एडीएम है ना वो भी याद रहेगा भाई। अब कोई ट्रिक नहीं बन सकती ना लल्ला, ये भी ध्यान दो, कोई ट्रिक नहीं बन सकती, तो उसको अंडरस्टैंड करके ही चलना पड़ेगा, समझ समझ के चलना पड़ेगा। अब बेयर फेसेड लाई की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, जैसे आपने आज 50 क्वेश्चंस पढ़ लिए, उन 50 क्वेश्चंस को आपने जहां पे राइट डाउन करा बस उसको पलट के तो देखना है कि क्या मैंने करा है, वो वैसे ही याद रहेगा। तो अब बेयर फेसेड लाई मतलब क्या होता है, बिल्कुल सफेद झूठ है, ऑब्वियस लाई है कि झूठ बोलना ही पड़ा भाई, ठीक है, पता भी है सामने वाले को तू झूठ बोल रहा है ना। अब बिट बियॉन्ड माई केन का मतलब क्या हो गया, अब बिट बियॉन्ड माई केन, थोड़ा बहुत बियॉन्ड माई केन मेरी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी बहुत मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर, तो थोड़ी बहुत मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर को थोड़ी बहुत मेरे समझ से बाहर बोलोगे तो वही चीज बोल रहा है कि एबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड माई एबिलिटी टू ग्रेस्प। ग्रेस्प मतलब होता है कोई चीज कैच करना, ग्रेस्प की मीनिंग क्या होती है भाई, कोई चीज कैच करना, तो वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, मेरी समझ से परे है। तो अबव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड माई एबिलिटी टू ग्रेस्प करेक्ट आंसर हो गया आपका। आ जाओ। अ बिट डाइसी क्या है भाई, अ बिट डाइसी, डाइस देखा है, डाइस, डाइस देखा है ना, डाइस, ठीक है, डाइस, ठीक है, पता नहीं रहता कि कब 6 आएगा, कब 4 आएगा, कब 2 आएगा, कब 3 आएगा, कब 1 आएगा, मतलब क्या है भाई, रिस्क है ना। जैसे कि आपकी जो वो गोटी होती है उस पे मतलब अगर 1 आ जाएगा तो वो इन कर जाएगी, है ना, और 1 नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या है भैया, डर है आपको कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, और वो डर कौन दिखाता है आपको, वो डाइस दिखा रहा होता है। तो अब बिट डाइसी की मीनिंग क्या हो गई भाई, अब बिट डाइसी मतलब थोड़ा, अब बिट मतलब थोड़ा, मैंने बता रखा, डाइसी मतलब क्या, यहां से याद रखना जोखिम, है ना, जोखिम, या फिर क्या, खतरा, क्या याद रखेंगे भाई, खतरा याद रखेंगे। तो अब बिट डाइसी की मीनिंग क्या हो गई भाई, अ लिटिल रिस्की, क्या, अ लिटिल रिस्की, अ लिटिल रिस्की, अ लिटिल रिस्की, RISK भाई, अ लिटिल रिस्की। अब बिट डाइसी की मीनिंग क्या हो गई भाई, अ लिटिल रिस्की हो गई, थोड़ा जोखिम भरा, डन है, थोड़ा जोखिम भरा, क्लियर है ना। अब बिट डॉजी, डॉज करना, है ना, मनमानी करना, है ना, अ बिट डॉजी, अ बिट डॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई, अ बिट डॉजी की मीनिंग होती है डिसऑनेस्ट, अ बिट डॉजी, किसी को डॉज करना, किसी को क्या करना भाई, ठीक है, अ बिट डॉजी, अच्छा डॉजी बोल रहा है, हेलो, अ बिट डॉजी का मतलब क्या हो गया भाई, डिसऑनेस्ट ना, डिसऑनेस्ट, है ना, बेईमानी, डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठीक है ना। अ बिट डॉजी हो गया, अ बिट डाइसी क्या, जोखिम से भरा, अ लिटिल रिस्की, अ लिटिल रिस्की यहाँ से, अ बिट डॉजी डिसऑनेस्ट यहाँ से, मार्क करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को अंडरस्टैंड करने में, कोई भी दिक्कत नहीं ना, चले आगे। अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन, अब ये बेहतरीन है, अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब जैसे समझो कि आपने जो मेडिसिन ली है वो बहुत कड़वी है ना, बहुत कड़वी है, ठीक है, और सामने वाले ने वो मेडिसिन आपको वापस से खिला दी, है ना, सामने वाले ने क्या करा भाई, वो मेडिसिन आपको वापस से खिला दी। कहाँ खाता, छोटा बेबी देखा आपने, छोटे बेबी को, छोटा बेबी कभी मेडिसिन खाता नहीं, खाता क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ बिटरनेस ऑफ द मेडिसिन, यही तो कड़वाहट जो होती है उसकी वजह से नहीं खाता है। तो अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब ये हो गया कि आपने जो अच्छा नहीं लगता है ना, आपने जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आपने जो अच्छा नहीं लगता है वही जैसे आप सामने वाले को बोल रहे हो, ठीक है, कुछ कड़वी बातें बोल रहे हो, और वही कड़वी बातें उसने आपको वापस से दे दी। अगर छोटे बच्चे को मेडिसिन खिला रहे हो कड़वी वाली, और वही मेडिसिन छोटे बच्चे ने आपको खिला दी, तो कैसा लगेगा, तो जो सेम फीलिंग आएगी वही चीज इसको बोलते हैं कि अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आप दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हो, वही बिहेवियर सेम आपको मिल रहा है, वही क्या हो रहा है, वही बिहेवियर सेम आपको मिल रहा है, उसको बोलते हैं क्या, बीइंग बैड टू पीपल सो पीपल आर बैड टू यू इन टर्न, है ना, बीइंग बैड टू पीपल सो पीपल आर बैड टू यू इन टर्न, जैसे को तैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। तो इस टर्म को बिल्कुल याद रखेंगे, काफी पॉपुलर, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन,
सिर्फ इतना मतलब हुआ कि जैसा बिहेवियर आप दूसरों के साथ करते हो ठीक वैसा बिहेवियर सामने वाला अगर आपके साथ कर दे तो जैसा सामने वाले को लगता है आपके बिहेवियर से सेम वैसा ही कुछ फील होगा आपको भी, राइट। तो कहते हो भाई जैसे को तैसा वही चीज, टिट फॉर टैट, है ना। अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, तो अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या होगा, ताजी हवा का झोंका। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर का क्या मतलब हुआ भाई, ताजी हवा का झोंका। मतलब रात भर तन्ना के सोए एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। कौन पढ़े कौन लिखे, बुक वुक सब साइड में, बिल्कुल आराम से सो। जब एक गहरी नींद आपने ले ली, फिर सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठने के बाद जब आप छत पे जाते हो या गार्डन में या फिर पार्क में या कहीं पे भी, फील्ड में, खेतों में, कहीं पे भी जाते हो, तो जो रिफ्रेशमेंट फील होती है, क्या फील होती है भाई, है ना, जो रिफ्रेशिंग फील होती है, रिफ्रेशमेंट फील होती है। समथिंग रिफ्रेशिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समथिंग रिफ्रेशिंग बोल रहा है, ठीक है। तो उस रिफ्रेशमेंट को ही क्या बोलते हैं, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, कि ताजी हवा में चैन की सांस लो, ताजी हवा में चैन की सांस लेने को बोलते हैं क्या, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। करेक्ट आंसर मार्क करेंगे, याद रहेगा भाई। अ ब्रीथ ऑफ, जैसे मम्मा आपको जब जगाती है तो बोलती है थोड़ी हवा ले ले, चैन की हवा ले ले, सांस ले ले, ताजी हवा चल रही है, ऐसा समझाते हैं ना। तो वही अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर की बात करते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जा तब पढ़ने में मन लगेगा, ये बात होती है। डन। और जो 11 क्या कह रहे हैं, अ बंडल ऑफ एनर्जी। अभी हमने क्या पढ़ा, अ बंडल ऑफ नर्व्स। अ बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो क्या करे भाई, बहुत ज्यादा घबराया हो, परेशान हो, एंजाइटी हो जिसको, है ना, जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ हो, उसको बोलते हैं क्या, अ बंडल ऑफ नर्व्स। अ बंडल ऑफ एनर्जी, अ बंडल ऑफ एनर्जी मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी भर भर के हो, एक ऐसा पर्सन जिसको एनर्जी क्या मिले भाई, भर भर के मिले, जिसके अंदर एनर्जी भर भर के हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, अ बंडल ऑफ एनर्जी। एनर्जी, अ बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल का मतलब समझ ही रहे हो, एनर्जी की मीनिंग भी आपको आती है ना। ऊर्जावान व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति क्या, अ पर्सन इज, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु इज पैक्ड फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी, हु इज पैक्ड फुल फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी, जिसके अंदर फुल पावर हो, एनर्जी हो, उसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी बोलते हैं। डन है। अब बैक स्लाइडर, बैक स्लाइडर क्या होता है भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो तो जो अपने कदम पीछे खींच ले, थोड़ी सी दिक्कत हो जो अपनी कदम पीछे खींच ले, उसको क्या बोलते हैं, अब बैक स्लाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बैक स्लाइडर। तो अब बैक स्लाइडर मतलब ये भी समझ लो लेजी पर्सन भी, क्या, लेजी पर्सन भी, कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं भाई नहीं करना, सोने दे, ये वो ऐसी बात है। अ बैक स्लाइडर, राइट। क्या होगा भाई, अ लेजी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हु डज नॉट सपोर्ट अ कंबाइंड एफर्ट, जो सपोर्ट नहीं करता हो भाई कंबाइंड एफर्ट को, एक आलसी लापरवाह इंसान। डन भाई। आ जाओ अगले पे चले, अगले क्वेश्चन पे। 13, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड होना भाई, एबव बोर्ड होना। एबव बोर्ड मतलब कि मान लो कि ऐसे मीटिंग चल रही हो, कई सारे लोग बैठे हो, कई सारे लोग बैठे हो, इधर मीटिंग चल रही हो, और ये वाला जो बंदा है ये बाकी बोर्ड मेंबर से क्या हो, ऊपर हो। क्यों ऊपर हो, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है, ठीक है ना, इस इंटेग्रिटी को फॉलो करता है। तो ये क्या हुआ, ये एबव बोर्ड हुआ भाई। एबव बोर्ड का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, है ना। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड पर्सन, है ना, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति। एबव बोर्ड की मीनिंग क्या हो गई भाई, बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति, बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति। तो एबव बोर्ड का मतलब वो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। करेक्ट आंसर मार्क किया। आ जाओ असाइफर, असाइफर क्या होगा भाई, असाइफर, असाइफर की मीनिंग बताओ। एन एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो का क्या हो भाई, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो, जिसकी इंपॉर्टेंस ना के बराबर हो। एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ना हो, अ पर्सन हु हैज नो वैल्यू, है ना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बिल्कुल महत्वहीन इंसान को क्या बोलते हैं भाई, महत्वहीन इंसान को बोलते हैं सर क्या, असाइफर बोलेंगे। तो असाइफर, और यहां से आपने क्या पकड़ा, यहां से आपने पकड़ा एबव बोर्ड। एबव बोर्ड और असाइफर, एबव बोर्ड देखो दोनों के एक साथ लेके चलना। एबव बोर्ड मतलब क्या होता है, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति,
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला व्यक्ति, ईमानदार, इंटीग्रिटी को फॉलो करने वाला लॉयल बंदा, ठीक है ना। असाइफर मतलब क्या होता है भाई? असाइफर का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, महत्वहीन पर्सन, जिसको कोई महत्व ना देता हो। तो इन दोनों को अगर साथ साथ पैरेलल लेकर चलोगे तो हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। डन है, आ जाओ। अ डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, डिस्टेंट कॉर्नर, डिस्टेंट से याद रखना, डिस्टेंट जो वर्ड होता है भाई, डिस्टेंट की मीनिंग होती है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, या फिर फॉर अवे, बहुत ज्यादा दूर, है ना, फॉर अवे। तो डिस्टेंट की मीनिंग आपको याद रहेगी, तो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी कोने में दूर, वर्ल्ड के कहीं किसी कोने में दूर। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? अ फॉर ऑफ प्लेस, क्या होगा? अ फॉर ऑफ प्लेस, फॉर मतलब क्या? दूरी, ऑफ प्लेस मतलब, ऑफ प्लेस का मतलब क्या हो गया भाई? प्लेस से जो बाकी आसपास के फैमिलियर प्लेसेस है उनसे बहुत डिटैच्ड हुआ हो, बहुत डिटैच्ड। और फॉर ऑफ प्लेस की मीनिंग आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि जो चीजें हैं आपके पास उससे बिल्कुल डिटैच्ड। अ फॉर ऑफ प्लेस की मीनिंग क्लियर है आपको? अ डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अ डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? अ फॉर ऑफ प्लेस, याद रहेगा। अ फॉर ऑफ प्लेस की मीनिंग डन है। चलो, अ क्लीन स्लेट, अ क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट, स्लेट देखिए अपनी छोटे बच्चों की स्लेट होती है, छोटे बच्चे की स्लेट होती है, अब ध्यान से समझना। अब छोटे बच्चों को आपने लिख के दे दिया ए बी सी डी ई एफ, अब बच्चे से बोल रहे हो यहाँ कॉपी करो, क्या करो यहाँ पे? वर्बेटिम करो। वर्बेटिम याद है ना, वन वर्ड के अंदर हमने पढ़ा था वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब क्या होता है? जैसा लिखा है ओरिजिनल में एज इट इज आपने उसको लिख दिया, जैसा लिखा गया है या जैसा बोला गया ओरिजिनली आपने उसको एज इट इज लिखा है, एज इट इज बोला है, राइट, कहीं से कोई चेंजेस नहीं हुए, उसको बोलते हैं वर्बेटिम। अब कह रहा है अ क्लीन स्लेट, अब इस स्लेट पे आपने ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, बच्चा ए बी सी डी ई एफ लिख रहा है, बच्चे ने ठीक से लिखा नहीं, फिर वापस आप क्या करोगे? इस स्लेट को क्या करोगे? क्लीन करोगे, है ना, क्लीन करोगे, कर दिया क्लीन। तो इसी को बोल रहा है क्या? अ क्लीन स्लेट। अब बोलोगे फिर दोबारा से लिखो, क्या को बोलोगे? दोबारा से अपने मन से लिखो, क्या? ए बी सी डी ई एफ। अब बच्चे से आप बोल रहे हो कि खुद से लिखो, अपने सेल्फ लिखो ए बी सी डी ई एफ, उसी को बोलते हैं क्या? अ क्लीन स्लेट, राइट। स्टार्टिंग विद अ क्लीन रिकॉर्ड, नए सिरे से शुरुआत करना, कोई नई शुरुआत करना, है ना, कोई नई शुरुआत करना कि आपने अभी तक जो करा ठीक है, उस वाली सारी बातों को मिट्टी पाओ, उन सारी बातों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कुछ दिक्कत नहीं कर रहा। अब वापस हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया स्टार्ट लेंगे। तो अ क्लीन स्लेट का मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग विद द क्लीन रिकॉर्ड, बिल्कुल नए से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग विद द क्लीन रिकॉर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 को मार्क किया आपने, 17 पे आ गए। अ क्लोज कॉल, अ क्लोज कॉल, है ना, क्लोज कॉल। क्लोज कॉल का मतलब होता है कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस से बचना, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस से कहते हो भाई इट वाज अ क्लोज कॉल, बिल्कुल क्लोज कॉल था, अपन जाने ही वाले थे लेकिन बच गए भाई। वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना हमारा, ठीक है, वो बहुत ही क्लोज कॉल था, बहुत ही क्लोज कॉल था, मतलब बहुत ही मुश्किल से बचे थे। अ नैरो एस्केप, बहुत ही मुश्किल से बचना, बहुत ही मुश्किल से बचना, मुश्किल से बचना। इसको एज इट इज याद रखना जैसे लिखा हुआ है। अ क्लोज कॉल मीन्स व्हाट? अ नैरो स्केप, बहुत ही मुश्किल से बचना। अ नैरो स्केप इज व्हाट? अ क्लोज कॉल। डन है। अ क्लोज सेव, अ क्लोज शेव, इसका मतलब भी यही होता है जो होता है अ क्लोज कॉल का, है ना, बाल बाल बचना, है ना, इसका भी सेम मतलब होता है। तो अ क्लोज शेव हो या फिर अ क्लोज कॉल हो, दोनों को एक साथ रखना, अ क्लोज शेव या फिर अ क्लोज कॉल। और ये दोनों क्या है? पैरेलल मीनिंग देंगे, दोनों क्या देंगे भाई? पैरेलल मीनिंग देंगे। दोनों की मीनिंग क्या होगी भाई? कि बाल बाल बचना, बहुत ही क्या भाई? बिल्कुल मुश्किल से बचना। अ नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस डेंजर और ट्रबल, अ नैरो एस्केप ऑफ, अ नैरो एस्केप फ्रॉम अ सीरियस डेंजर और ट्रबल, एक खतरे से, सीरियस खतरे से या फिर उससे बचने की बात कर रहा है। अ नैरो एस्केप, है ना। अ क्लोज शेव डन है, अ क्लोज शेव डन है, याद रहेगा। अ क्लोज कॉल और क्लोज सेव डन है ना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 19 एचले हील, एचले हील करना मतलब वीकनेस दैट प्रूव्स टू बी फटल, है ना। एचले हील, जैसे किसी किसी बच्चे का जो मैथ है वो एचले हिल है, किसी किसी बच्चे की इंग्लिश एचले हिल, किसी किसी बच्चे का जीएस एचले हिल। अब एचले हिल का मतलब क्या हो गया? कमजोर पक्ष होना, है ना, कि कहीं ना कहीं वो चीज जो है ना वो दिक्कत कर रही है।
अब पूरा जो एसएससी का पेपर है वो आपके 4 सेगमेंट में बटा हुआ है, जीएस, रीजनिंग, मैथ और क्या इंग्लिश। रीजनिंग ऑलमोस्ट सबको आती है ना, मतलब रीजनिंग ऐसा समझ लो सबको 75 से 80 या 85% तक आती है। कुछ कुछ मतलब मैं ऑन एन एवरेज बात करता हूँ, कभी भी ऑन एन एवरेज और जनरल सिनेरियो में बात किया जाता है। एक्सेप्शन की बात करें तो 100 में 100 मैथ भी सबको आता है, 100 में 100 इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है और जीएस भी आता है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, दे आर एक्सेप्शनल। ओके, बात किसकी हो रही है, एवरेज या फिर जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी वो वाली कास्टिज्म वाली नहीं, जनरल वैसे लोगों की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसमें मैं बात करूं तो 85% सबको आती है रीजनिंग, 15% का खेल होता है, 15% और मारते हो तो आपका हो जाता है रीजनिंग, ठीक है। लेकिन किसी न किसी बंदे की क्या मैथ थोड़ी वीक होगी, किसी बंदे का इंग्लिश थोड़ा वीक होगा, उसी की वजह से वो मार्क खाता है। तो जो वो जिसकी वजह से वो वीक है, जिसकी वजह से वो मार्क खा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, एचिले हिल। याद रहेगा भाई, एचिल्स हिल, है ना, ठीक है। अब इसको और तरीके से याद कर सकते हो, एचएल मतलब दर्द, हिल मतलब पैर में, है ना, जो पैर में दर्द है, तो वैसे भी याद करना चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो। दूसरा याद कर सकते हो वीकनेस पॉइंट, है ना, या वीकनेस दैट प्रूव्स टू बी फटल। फटल मींस, अच्छा फटलिस्ट कराया था आपको, एक कराया था मैंने फटल लिस्ट और एक कराया था फटल। एक क्या कराया था, फटल। फटलिस्ट क्या होता था भाई, फटलिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो ये मानता हो कि जो लिख दिया गया है वो होके रहेगा। नहीं, एक ऐसा पर्सन जो ये मानता हो कि जो लिख दिया गया है नसीब में, जो भाग्य में है वो होके रहेगा, चाहे जो भी कर लो वो चीज होनी तय है, वो फटलिस्ट हो गया। भाग्यवादी जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या, भाग्यवादी, भाग्य में बहुत ज्यादा मानने वाला। फटल मतलब होता है कॉजिंग डेथ, है ना, या डेथ, जिस जो मृत्यु के प्राय को बोले, है ना, मृत्यु की बात करें, डेथ की बात करें, मरने की बात करें, कॉजिंग डेथ फटल होता है। तो एचले हिल्स की मीनिंग मैंने इतना टाइम दिया है तो याद तो रहेगा एचले हिल क्या होता है। अ क्रसिंग ब्लो, क्रसिंग ब्लो, है ना, क्रसिंग ब्लो जैसे क्या, क्रश करना, क्रश करना मतलब क्या, कुचल देना। तो अ हर्टफुल एक्शन, अ क्रसिंग ब्लो का मतलब क्या हो गया भाई, अ हर्टफुल एक्शन। अब क्रश करने से याद रखना कुचल देना, कुचल देने से क्या होगा भाई, एक ऐसा एक्शन जो दूसरे को कष्ट दे, अ हर्टफुल एक्शन, एक आहत करने वाला कार, अ हर्टफुल एक्शन। याद रहेगा ये भी याद रहेगा भाई, अ हर्टफुल एक्शन। हर्टफुल क्यों, क्योंकि यहाँ बात कर चल रही है क्रश करने की, क्रश करने की मतलब कुचल देने की। अ क्रसिंग ब्लो, अ क्रसिंग ब्लो मीन्स अ हर्टफुल एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो दूसरों को क्या दे, तकलीफ दे, उसको बोलते हैं क्या, अ हर्टफुल एक्शन। ठीक है भाई, चलो। नाउ दिस इज 21। 21 क्या कह रहा, अ क्राइंग शेम, अ क्राइंग शेम, अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हो और उस सिचुएशन के बारे में किसी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। कई दफा आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिस टाइम पे आपको रोने का मन करेगा, है ना, और वो सिचुएशन को बताने का मन करेगा। वो सिचुएशन ऐसी होगी जो आप किसी से बता नहीं पा रहोगे, उस सिचुएशन में पड़े हुए हो लेकिन उससे निकल भी नहीं पा रहे हो। ऐसे कई दफा ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अ क्राइंग शेम, है ना, अ क्राइंग शेम। याद रहेगा, अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। उस स्थिति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, है ना, आप किसी से भी नहीं कह पा रहे हो। अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज दैट, है ना, अ क्राइंग शेम। क्या बोलते हैं भाई, अ क्राइंग शेम। डन है, एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आप किसी से कुछ ना कह पाओ उसको बोलते हैं अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन या फिर अ क्राइंग शेम, है ना। शेम के मारे आप रो भी नहीं पा रहे हो, है ना, एक मतलब मन ही मन में घुटन हो रही है। अ कुसी जॉब, क्या, अ कुसी जॉब, अ कुसी जॉब। कुसी जॉब की मीनिंग क्या होती है भाई, एक खुशी वाली जॉब, क्या, एक खुशी वाली जॉब, एक खुशी वाली जॉब। कैसे लिखते हैं यार, जॉब, है ना। अब इसका क्या मतलब है, बिल्कुल आराम वाली नौकरी, बिल्कुल आराम वाली नौकरी। एन इजी जॉब दैट इज नॉट डिमांडिंग और डिफिकल्ट, जो उसमें कोई डिमांड ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो उस जॉब को करते टाइम, उस जॉब को परफॉर्म करते टाइम। आरामदायक नौकरी, अकुशी जॉब, क्या, अकुशी जॉब। डन है,
याद रहेगा। कुशी जॉब याद रहेगा भाई, इजी है ना। कुशी जॉब, कुशी, CUSHY, कुशी जॉब, राइट। कुशी जॉब, कुशन से भी याद रखना, कुशन रख लिया, कुशन CUSHION, कुशन। कुशन से क्या याद रखोगे, तकिया, तकिया अगर रिलेट कर पाओ तकिया से रिलेट कर लो, वरना एक खुशी जॉब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और खुशी जॉब को क्या लिख सकते हो, एक खुशी जॉब मतलब बिल्कुल आराम वाली नौकरी। क्या भाई, आराम वाली नौकरी। डन है, आ जाओ। 23 कह रहा है अ कट एबव द एवरेज, अ कट एबव द एवरेज, मान लो, ठीक है, एवरेज अगर देखे तो यहाँ पे है ना, एवरेज देखे तो यहाँ पे, लेकिन आपने कट यहाँ लगाया, तो एवरेज से क्या लगाया, ऊपर लगाया, मतलब सामान्य से आप क्या हो, ऊपर हो, यही तो बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा, नॉर्मल से थोड़ा अच्छा, उसको बोलते हैं अ कट एबव द एवरेज। होता है ना, जैसे कि आपकी अगर एकेडमी की बात करें, एकेडमी में मान लो कुछ बच्चे ऐसे थे क्लास के अंदर जो आते थे 60% के आसपास, है ना, जो 60, कुछ आते थे 70% के आसपास, और कुछ आते थे 85% के आसपास, है ना, और बाकी 95% के आसपास, 95% से ऊपर या उसके। तो जो बच्चे 70 और 85 के बीच में होते थे, जो 70 और 85 के बीच में होते थे, या 85 तक जाते थे, या 80 या 85 के बीच में होते थे, वो क्या होते थे भाई, अ कट एबव द एवरेज होते थे भाई, वो एवरेज से ऊपर होते थे। एवरेज क्या हुआ, 60 से लेके 70 वाला, 60 से लेके 70 वाला क्या होता था भाई, एवरेज होता था, बोलते थे भाई एवरेज बच्चा है, अच्छा कर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, कट अबव द एवरेज मतलब जो 80 से 85 पहुंचा, जो 80 से 85 पहुंचा, उसको हम क्या बोलते थे भाई, एवरेज से बढ़िया है, ये एवरेज से बढ़िया है, ये बेहतरीन कर जाएगा, तो सामान्य से बढ़िया, हायर देन नॉर्मल, बेटर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड हमने सेट करा है, उससे क्या भाई, हायर, राइट, उसको बोलेंगे सामान्य से बढ़िया। एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, है ना, जैसे आपके पापा आप पे गुस्सा कर रहे हो, आपके पापा आप पे गुस्सा कर रहे हैं कि नालायक, पढ़ता नहीं है, ये करता है, वो करता है, दिन भर बाइक से घूमता है, तब तक मम्मा आ गई बोली, अरे फोन खरीदने के लिए कह रहा था, एप्पल, एप्पल कोई फोन होता वो खरीदने के लिए, तब तक पापा ने धर दिया कस के एक धाड़। क्यों धरा, क्यों धरा आपको धड़, क्योंकि मम्मा ने क्या किया, आग में घी डालने का काम करा, मम्मा ने आग में घी डालने का काम करा, कि आप को भी डांट पड़ रही थी कि भैया घूम रहे हो दिन भर, और तब तक मम्मा ने बोला कि एप्पल कोई फोन है, पापा को तो एप्पल पता है, मम्मा को शायद एप्पल ना पता हो, ठीक है, मम्मा को शायद प्रोबेबिलिटी है भाई, ठीक है, पापा को पता है एप्पल वाला फोन कौन सा है, और तुम नालायक घूम रहे हो, पढ़ लिख नहीं रहे हो, तब तक पापा ने धरेंगे ना, पापा ने धरना है भाई। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है कि कोई चीज खराब हो उसको और ज्यादा खराब करना, टू मैटर वर्स, है ना, कोई चीज खराब हो उसको और ज्यादा खराब करना, सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो उसको और ज्यादा वर्स करना, इज कॉल्ड टू मेक मैटर्स वर्स। तो याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो, पढ़ना ये है, पढ़ना ये है, एक्सप्लेन भी इसी को करना है, एक्सप्लेन भी इसी को करना है, याद भी इसी को रखना है, क्योंकि काम में हमारे यही आएगा, है ना। बाकी तो ये कहानियां नीचे नीचे बदलती रहेंगी कि टू मेक मैटर्स वर्स, की किसी काम को खराब कर देना, या फिर टू मेक सिचुएशन वर्सेन, है ना, सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, वो मीनिंग यहाँ से चेंज होती रहेगी। मीनिंग हमें अंडरस्टैंड यहाँ से करनी है, मीनिंग हमें अंडरस्टैंड यहाँ से करनी है। अकट एबव द एवरेज मतलब एवरेज से ऊपर, मतलब एवरेज मतलब क्या, नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर, है ना, कोई भी कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। डन है, तो 25 24 भी डन, 25 पे आ जाओ। एडम्स एले, एडम्स एले क्या होता है भाई, एडम्स एले बताएं जरा, एडम्स एले, एडम्स एले को बोलते हैं, अब इसको बिल्कुल याद ही रखना पड़ जाएगा, इसके लिए कोई भी मीनिंग आपके काम नहीं आने वाली है मेरे दोस्त। एडम्स एले को याद रखना पड़ेगा, क्या, प्योर वाटर, प्योर वाटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्योर वाटर बोलते हैं। एडम्स एले, ADAM एपोस्ट्रोफी S और LA ALE, एडम्स एले मीन्स व्हाट, प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर की बात कर रहा, शुद्ध पानी की बात कर रहा, तो शुद्ध पानी के लिए हम क्या करेंगे भाई, एडम्स एले बोलेंगे। डन है। एड अ फीदर इन वंस कैप, कैसे समझा दूं इसको, अब ऐसे समझो, महारानी है, महारानी विक्टोरिया, सुना होगा आपने नाम, ठीक है, अगर कोई रानी, महारानी, महाराजा ऐसे कुछ है, ठीक है, तो वो जो कैप पहनता है, कैप वो राउंड वाला कैप, ठीक है, तो उनको यहाँ फेदर वगैरह लगे होते हैं, फेदर, है ना, है ना। या फिर क्या होता है भाई कि कुछ क्राउन में कुछ और जड़ देना, क्राउन में कुछ और जड़ देना, मतलब उसने कोई चीज बेहतरीन करी है, उसकी बेहतरीन में कुछ और हो जाना, एक और उपलब्धि हासिल करने लगा, ठीक है। तो एड अ फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या हो गया, सॉरी, टू अक्वायर अ न्यू ऑनर आर क्या,
डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब कहते हो भाई 75% थे ऊपर वाले और बच्चे तो डिस्टिंक्शन थे, है ना, वही चीज नॉर्मल से ऊपर थे, है ना। तो टू एक्वायर अ न्यू ऑनर, एक नई उपलब्धि हासिल करना इज कॉल्ड एड अ फेदर इन वंस कैप। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे, पेपर में कई बार पूछा है, एड अ फेदर इन वंस कैप, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे हैं, लेकिन ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट किए गए हैं, है ना। चलो, एड अ फिदर इन वंस कैप का मतलब क्या हो गया भाई, कुछ और उपलब्धि हासिल करना, पहले से आपके अंदर बहुत सारी उपलब्धियां थी, कुछ और आपने हासिल कर ली। आ जाओ, अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट, ये बकेट है, इसमें एक ड्रॉप है भाई, कैसे बनाते हैं यार ड्रॉप, है ना, हाँ ऐसे ही कुछ होता है। अ ड्रॉप इन द बकेट, बकेट में एक बूंद, बकेट में एक बूंद, तो सागर में एक बूंद के समान होगा, मतलब ये हो गया बकेट में एक बूंद का मतलब कि कुछ भी मतलब नहीं है उसका, दैट हैज नो इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे मीनिंग लिख तो दी गई है कि सागर में एक बूंद के समान, तो उसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि उसका कोई भी मतलब नहीं है। सागर में एक बूंद के समान का मतलब क्या हो गया भाई, सागर में एक बूंद से कुछ फर्क पड़ने वाला, आप सागर में जाओ, 2 लोटा पानी निकाल लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 2 बाल्टी पानी निकाल लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है क्या, कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखना, कोई भी वैल्यू नहीं रखना, एक तो ये मतलब हो गया, सॉरी, वेरी लिटिल कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट से कंपेयर करने के लिए बहुत ही छोटा, मतलब एक कहाँ यहाँ पे हाथी और ये कहाँ यहाँ पे चींटी, तो दोनों को कंपैरिजन कुछ है नहीं, है ना कोई कंपैरिजन, तो वो मतलब भी समझेंगे। दो मतलब यहां से निकल के आ रहा है क्या, कि जिसकी कोई वैल्यू ना होना, कुछ मतलब ना रखना, इंपॉर्टेंस ना रखना, और दूसरा क्या, कि वेरी लिटिल कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट से तो कंपेयर करने में दिक्कत होना। तो 20 हो गया भाई, सॉरी 27 हो गया। 28 की बात करें, अ ड्रॉप इन द ओशन, वही बात सागर में बूंद के समान, जस्ट अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द साइज ऑफ द होल। अब इन दोनों को एक साथ लिखना, अ ड्रॉप इन द बकेट को और अ ड्रॉप इन द ओशियन को, दोनों को एक साथ लिखना, ताकि दोनों की मीनिंग बराबर क्लियर हो आपको, दोनों को एक साथ लिखना है जस्ट बिकॉज कि आपको मीनिंग बराबर क्लियर हो, है ना। आ जाओ, अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस, अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस, 3 इडियट मूवी देखी है आपने, 3 इडियट नहीं देखी है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा उस सीन के बारे में, जब ये जो इंजीनियर्स होते हैं तीनों के तीनों इडियट, है ना, जब वो जाते हैं शादी में कि भाई कपड़े खाना खाने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, है ना, ठीक है, तो वो शादी में जाते हैं, तो फिर वो करीना कपूर आ रही होती है, तो आमिर खान कहते हैं कि मैं एक फ्री की एडवाइस दूं, है ना, तो जब वो फ्री की एडवाइस दे रहे होते हैं तभी उन पर मुसीबत आ जाती है कि वायरस आ जाता है कि भैया तुम लोग कहाँ से आए हो, किसकी तरफ से आए हो। अगर वो फ्री की एडवाइस देने नहीं जाते, कोई जरूरत नहीं होती, आराम से चुपचाप खाना खाते घर जाते, है ना, तो वो फ्री की एडवाइस का मतलब वही हुआ, अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस, अ सजेशन गिवन दैट इज नॉट रिक्वेस्टेड, एक ऐसा सजेशन देना जिसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई थी। वो करीना कपूर ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी थी भाई आके मेरे को सजेशन दे, है ना, कि मैं कैसी लग रही हूँ या फिर मेरी किससे शादी हो रही है, फलाना टिमका, कुछ भी नहीं उन्होंने मांगा था। आप गए वहां पे और अब बिना पूछे आप वहां पे सजेशन दे रहे हो, तो वही चीज बोल रहा है, अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस, अ सजेशन गिवन दैट इज नॉट रिक्वेस्टेड, वो रिक्वेस्ट नहीं की गई थी सजेशन, गॉट द पॉइंटर ना, वो सजेशन रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, तो मुफ्त की सलाह जिसकी जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं अ फ्री बिट ऑफ एडवाइस, उस एडवाइस की बात करा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अ फ्रॉग इन योर थ्रोट, गले में मेढक का फंसना, गले में मेढक का फंसना, मेढक मेढक याद है, टर टर करता भाई फ्रॉग, है ना, जैसे ही अब वो आ जाए क्या, बरसात के दिन आ जाए, बरसात के दिन में मेढक आपको सुनाई देगा भाई टर टर, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो, गले में क्या हुआ, कुछ अटक गया हो, बाहर नहीं निकल रहा हो, तो वो जो आवाज निकल रही होती है उसको बोलते हैं अ फिजिकल कंडीशन दैट मेक्स योर वॉइस साउंड डीपर, एक ऐसी अवस्था जिसमें आवाज बहुत भारी हो जाए, क्या हो जाए भाई, अ फ्रॉग इन योर थ्रोट की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी आवाज क्या हो जाए भाई, बहुत भारी हो जाए, जिसमें आपकी आवाज बहुत भारी हो जाए, आप बिल्कुल मतलब बोल नहीं पा रहे हो, बोलते टाइम आपको दिक्कत हो रही है, दैट इज व्हाट अ फ्रॉग इन योर थ्रोट, गले में मेढक का फंस जाना मतलब आवाज का भारी हो जाना, ऐसे याद रखो, गले में मेढक का फंस जाना। अ फ्रॉग इन थ्रोट की मीनिंग हो गई भाई कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो सही तरीके से, उसको बोलेंगे अ फ्रॉग इन थ्रोट, डन है, इजी है। अ गुड ओमेन, अ गुड ओमेन, अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले अ बैड ओमेन, अ बैड ओमेन, और बताया था मैंने कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको लगता है क्या कुछ बुरा होने वाला है,
बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ मार्क किया था आपने, तो वो हो गया भाई अ बैड ओमेन। अब बात कर रहे हैं अ गुड ओमेन के बारे में। किसके बारे में भाई? अ गुड ओमेन। अब ये गुड ओमेन क्या होता है? अ गुड साइन दैट समथिंग गुड और समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन, है ना। जैसे क्या मतलब गाय देख लो या फिर ऐसे करके, मतलब घर में गांव में बोलते हैं ना कि ये चीज देख लो, या गौरैया देख लो, है ना, स्पैरो को देख लो तो आपका दिन अच्छा होता है। या किसी का चेहरा देख लो, मेरा चेहरा आपके लिए लकी है, नहीं नहीं आपका चेहरा मेरे लिए लकी है, ऐसा वाला ऐड आता था, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? अ गुड ओमेन बोलते हैं। क्या? शुभ संकेत बोलते हैं। क्या? शुभ संकेत, अ गुड ओमेन। मार्क किया? आ जाओ। अ ग्रीन हॉर्न। अब यहां से निकल के आए कई सारे वर्ड्स, यहां से निकल के आए कई सारे वर्ड। अब देखो, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया अ न्यू हॉर्न। अ न्यू हॉर्न, है ना। अब न्यू हॉर्न किसको बोलेंगे? ग्रीन हॉर्न किसको बोलेंगे? एक ऐसा पर्सन जो नया नया आया हो उस फील्ड में, है ना, नया नया उस फील्ड में आया हो। अब न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न हो गया भाई। न्यू हॉर्न का मतलब क्या होता है भाई? अब नया नया, जैसे आपने नई नई साइकिल सीखी है चलाना, साइकिलिंग कैसे करते हैं ये आपको नया नया पहली बार आया है, ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो कि थोड़ा हाथ छोड़ के चला दे, है ना, और बात करते हुए चलाएं दोस्त से, इधर उधर देखते हुए चलाएं, तब तक आप जाके भिड़ जाते हो, ऐसा ही होता है। उसको बोलते हैं क्या? अ ग्रीन हॉर्न। नौ से किया हो अभी भाई, क्या हो? नौ से किया हो। तो अ न्यू हॉर्न की मीनिंग क्या हो गई भाई? अ ग्रीन हॉर्न ही। एक ऐसा क्या काफ, एक ऐसा बछड़ा गाय का जिसकी सिंग अभी अभी आ रही हो, तो वो बहुत ही ज्यादा सिंग चलाता है भाई, मार दूं, है ना। और उसकी मम्मा दूर से देख के क्या कर रही होती है? हंस रही होती है, अच्छा नालायक तू है, मम्मा के सामने ऐसा उछल रहा है, राइट। तो वो हो गया भाई अ ग्रीन हॉर्न, अ न्यू हॉर्न। क्या? अमेचर। अमेचर, अमेचर भी यही होता है, नौसिखिया, ठीक है ना। नोविस, ये सब सिनोनिम हो गए भाई, ये सब क्या हो गया भाई? नोविस सिनोनिम, अमेचर सिनोनिम, अ न्यू हॉर्न सिनोनिम। नॉन प्रोफेशनल भी बोल सकते हो। क्या? नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल, राइट। तो ये आपके क्या हो गया? ये सिनोनिम हो गया, डन है। तो अ ग्रीन हॉर्न याद हो गया, अ गुड ओमेन याद हो गया, ये इजी थे। और यहां से आपने अ फ्री विट ऑफ एडवाइस, जिस एडवाइस की जरूरत नहीं थी वो एडवाइस देना। अ फ्रॉग इन योर थ्रोट का मतलब गला का भारी हो जाना। आ जाओ। अ गट फीलिंग। अ गट फीलिंग, जैसे आपको गट फीलिंग आती है ना कि भाई वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, है ना, ऐसी गट फीलिंग आती है, ठीक है। या फिर ये एक गट फीलिंग आती है, मैसेज आएगा, कॉल आएगी, है ना, मुझे गट फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है ना, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है। जो अंदर से फीलिंग आती है, जो आपका इंट्यूशन बोलता है, आपका इनर सोल बोलता है, उसी को बोलते हैं क्या? गट फीलिंग। जैसे गट फीलिंग आती है मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, गट फीलिंग क्या आती है भाई? मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या? इंट्यूशन, अंदर की आत्मा की आवाज। तो वही चीज बोल रहा है, एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन दैट टेल्स यू व्हेन समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग। अंदर अंदर से महसूस करना। रॉन्ग की बात नहीं है भाई, रॉन्ग की बात नहीं है, सिर्फ रॉन्ग नहीं भाई, यहाँ पे रॉन्ग और गुड कुछ भी अच्छा या बुरा होने के सेंस में बोलेंगे। गट फीलिंग मतलब बस एक अंदर से आने वाली आवाज को बोलते हैं गट फीलिंग, डन है। अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, कभी कभी जब आप नट लाते हो, अखरोट लाते हो, तो कभी कभी आराम से वो कट जाता है आपके दांत से। आप अपने दोस्त के सामने हीरोबाजी दिखा रहे हो, यार दांत, मैं तो अखरोट को अपने मुंह से फोड़ देता हूँ, है ना, मुझे बाकी चीज़ों की जरूरत ही नहीं तोड़ने के लिए, उसको मैं मुंह से फोड़ देता हूँ। कभी कभी दांत टूट जाते हैं। तो जब कभी कभी दांत टूट जाते हैं तो वो कैसा अखरोट होता है? हार्ड नट टू क्रैक। क्या बोलते हैं उसको? हार्ड नट टू क्रैक। तो समटाइम्स आपकी लाइफ में ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं, क्या आती हैं भाई? एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या क्या आता है भाई, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाए या सोल्यूशन हो जाए, क्या सिचुएशन हो जाए, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर पर्सन, दोनों के सेंस में बात करेंगे। प्रॉब्लम से सिचुएशन भी हो जाएगी भाई। तो कभी कभी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे डील करना बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है, और कभी कभी एक ऐसा पर्सन होता है जिसको समझना या समझाना बहुत दिक्कत पैदा करता है, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। और डिफिकल्ट इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू वे ऑफ थिंकिंग, बेहद जिद्दी व्यक्ति, ढीठ व्यक्ति, जिसको समझाना मुश्किल हो, या फिर बहुत ही जिद्दी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना, या बहुत ही जिद्दी क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना क्या हो, बहुत डिफिकल्ट हो, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। याद रहेगा भाई, अ हार्ड नट टू क्रैक, क्लियर है। आ जाओ। अगला कह रहा है अ हारोइंग एक्सपीरियंस। कैसा भाई? अ हारोइंग, हारो वाला, हारोइंग से याद रखो फ्राइटेनिंग, हारोइंग से क्या याद रखोगे? फ्राइटेनिंग, एक डरावना। अ हारोइंग एक्सपीरियंस का मतलब एक डरा देने वाला अनुभव,
एक डरा देने वाला अनुभव, एक क्या करना भाई, डरावना सा अनुभव, ठीक है ना। तो अ फ्राइटनिंग ऑकरेंस या फिर अ हॉरोइंग एक्सपीरियंस हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक डरा देने वाला अनुभव, डरावना अनुभव, राइट। एट डेथ्स डोर, है ना, डेथ्स डोर, कहता भाई मैं मौत को छूकर टक से वापस आ जाता हूँ, है ना, है ना। तो एट डेथ्स डोर, दरवाजे मैं मौत के दरवाजे पहुंचा हुआ था, मैं वहां से आ गया हाय हेलो करके मौत को। तो अबाउट टू डाई, जब मौत के दरवाजे की बात आती है तो मतलब आप बस मरने ही वाले थे, क्या। एट डेथ्स डोर की मीनिंग क्या हो गई भाई, अबाउट टू डाई, बस मरने ही वाला था, बस मरा नहीं। अबाउट टू डाई, मरने ही वाला था, मरा नहीं। डन है भाई, अबाउट टू डाई। 37, एट इज फ्री फ्रॉम पेन। एट इज मतलब बहुत ही ज्यादा क्या, आसान। कोई चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो उसको क्या बोलते हैं भाई, एट इज फ्री फ्रॉम पेन। पेन से क्या भाई, फ्री, ट्रबल से फ्री, एंजाइटी से फ्री, कुछ भी नहीं है, बस क्या है भाई, सुख ही सुख है, प्लेजर ही प्लेजर है, क्या है भाई, प्लेजर ही प्लेजर है, सुख ही सुख है ना। तो उसको बोलेंगे एट ईज होना। आ जाओ। अ हॉट हेड, अ हॉट हेड, है ना, हॉट हेड। आप जैसे किसी किसी के घर में, हर किसी के घर में, ऐसे समझो, किसी किसी के नहीं, हर किसी के घर में कोई एक पर्सन होता है जिसका दिमाग गर्म ही रहता है, चाहे वो मामा हो, पापा हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, राइट, दादाजी हो, दादी जी हो, कोई भी हो, राइट। तो अ हॉट हेड उसी को बोलते हैं जिसका दिमाग हमेशा, जिसकी खोपड़ी हमेशा गर्म हो, ठीक है, जो क्या हो भाई, तुरंत ही गुस्से में आ जाता हो। तो समवन हु क्विकली गेट्स एंग्री, समवन हु क्विकली मतलब तेजी से, जल्दबाजी से, गेट्स एंग्री गुस्से में आ जाए, एंड फ्यूरियस फॉर ऑलमोस्ट नो रीजन एंड रिएक्ट्स, है ना, कोई भी दिक्कत, कोई भी रीजन ना हो, बस गुस्सा है वो, बस गुस्सा है वो, तो उसको बोलते हैं अ हॉट हेड। क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसको अपने भाई एक्सपोजर भी मेंटेन करना भाई कि मैं गुस्से में रहता हूँ, वो जो उसका एटीट्यूड है उसको भी मेंटेन करना कि मैं गुस्से में रहता हूँ, उसी को क्या बोलते हैं भाई, अ हॉट हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ हॉट हेड। क्लियर है, अ हॉट हेड। अजारिंग, क्या भाई, अजारिंग, अब ये याद रखने वाला टर्म हो गया। वैसे तो सारे याद रखने हैं, ठीक है, याद रखने का जब भी मैं बोलूँ ये याद रखने वाला है, मतलब इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा आपको, 3-4 बार देखना पड़ेगा एटलीस्ट। अजारिंग, अजारिंग मतलब होता है कि एक्सपीरियंसिंग एन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, आपको पता नहीं था कि वो चीज हो जाए, वैसे तो कुछ नहीं पता होता कि इन फ्यूचर क्या हो जाए, 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा, वी डोंट नो, सीरियसली वी डोंट नो। हम बोल देते कि 1 घंटे बाद वाला हमें पता है, लेकिन सच में नहीं पता होता है जी, ठीक है। अजारिंग, अजारिंग मतलब होता है एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, क्या भाई, एक अप्रत्याशित घटना, एक्सपीरियंस एंड अनएक्सपेक्टेड अकरेंस मतलब क्या, एक अप्रत्याशित घटना। डन है। अ जॉय टू बी होल्ड, अ जॉय टू बी होल्ड, सीइंग समवन और समथिंग एंड बीइंग फिल्ड विथ लव एंड जॉय एट द मोमेंट, किसी को या किसी चीज को देखकर प्यार और आनंद से भर जाना, अ जॉय टू बी होल्ड, है ना। ये तो याद रहेगा तुम्हें, ये तो क्या होगा भाई, ये याद रहेगा तुम्हें। क्यों याद रहेगा, क्योंकि इसको तुम क्या करने वाले हो, रिलेट करने वाले हो, कि किसी को देख के उमड़ने वाला प्यार, किसी को देख के उमड़ने वाला प्यार, ठीक है। तो अ जॉय टू बी होल्ड, है ना, क्या, कि किसी को देख के उमड़ने वाले प्यार को, जो हमारे अंदर अनुभूति होती है कि भाई ये काली काली आंखें, है ना, तो वो देख के जो हमारे दिल में उमड़ता है ना, उसी को बोलते हैं अ जॉय टू बी होल्ड, वो जो खुशी आ रही है किसी को देख के, है ना। जैसे एक मम्मा की खुशी मिलती है अपने क्या बेबी को देख के, अपने बच्चे को देख के, कि भाई बच्चा हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा बन रहा है लाइफ में, अच्छी पोजीशन में पहुंच रहा है, तो वो मम्मा खुश हो जाती है। तो अ जॉय टू बी होल्ड उसको बोलते हैं, क्या, अ जॉय टू बी होल्ड। सीइंग समवन और समथिंग, किसी को देखना या कुछ देखना, एंड बीइंग फिल्ड विथ लव एंड जॉय एट द मोमेंट, वो चीज देख के बहुत ज्यादा क्या हो जाना भाई, एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, अ जॉय टू बी होल्ड, है ना, अ जॉय टू बी होल्ड। याद रखेंगे आप, याद रखेंगे जी, अ जॉय टू बी होल्ड याद रखेंगे। क्लियर है, चलें आगे आ जाओ। 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, मतलब एक ऐसा इंसान वो अपनी आदत छोड़ेगा, जो इंसान को आदत लग जाती है ना, आदत, हैबिट, है ना, बहुत खराब चीज है भाई, लगनी नहीं चाहिए, लग गई तो दिक्कत है भाई। और हर इंसान एक हैबिट को बनाता ही है, तो डिपेंड करता है कैसी हैबिट है। जैसे किसी किसी को, मतलब जैसे मुझे चाय पीने की हैबिट बहुत गंदी वाली है, मैं बहुत चाय पीता हूँ, है ना, बाकी कुछ भी नहीं, बस चाय, राइट। तो किसी किसी को जैसे तलब तलब समझते हो ना, चाय की तलब लगती है भाई, दिमाग भरना जाता है कि नहीं चाय चाहिए चाहिए। वैसे स्मोकिंग की हैबिट हो जाए तो स्मोकिंग करना ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये हैबिट ही है भाई, ये एक्चुअल आप बचपन में थोड़ी
भगवान जी ने उधर से थोड़ी कहा था भाई जा तो सिगरेट लेके जा और चाय के कप लेके जा, वहां बैठ बैठ के सुलगाते रहियो ना। आपने वो हैबिट इनकलकेट करी, वो हैबिट डेवलप करी। तो वही बोल रहा है कि अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, इट्स मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग? तो इसकी मीनिंग सिर्फ ये है कि एक इंसान जो सिचुएशन या जो हालात या जो हैबिट पाल लेता है उसी में रह जाता है, उसको चेंज कर नहीं सकता, वो हैबिट नहीं बदलता। तो सम पीपल आर सो फिक्स्ड इन देयर वेज, जो तरीका वो बना लेते, कुछ लोग ऐसा है कि जो तरीका जीने का बना लेते हैं उसी में रह जाते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते, दैट दे कैन नॉट चेंज, उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उन्होंने बना लिया, उन्होंने मान लिया कि मेरी यही हैबिट है, मेरी यही आदत है और ये चीज छूट नहीं सकती। बट टू बी वेरी फ्रैंक, स्टार्टिंग में मैं 12-12 13-13 कप पीता था, अभी मैं 6-7 कप पे आ गया हूँ, है ना। तो भाई चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। बंदर कितना ही बुरा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, ये बोल रहा है, लेकिन बात ये नहीं है भाई, है ना। ये याद रखने के लिए बात है, इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो कि अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, की लेपर्ड जो होता है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, जो लेपर्ड होता है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वैसे ही बंदर कितना ही बुरा हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं छोड़ सकता। कहते हैं भाई, एक आपने वही पढ़ा होगा, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। आपने कई सारे ऐसे मिलते जुलते आपने पढ़े होंगे इडियम्स, राइट। अ लिटिल ग्रीन, अ लिटिल ग्रीन अभी करा था ना हमने, अ लिटिल ग्रीन क्या, अ न्यू क्या, अ ग्रीन हॉर्न करा था, कहाँ गया, अ ग्रीन हॉर्न करा था ना, चलो अ ग्रीन हॉर्न करा था, क्या हो गया, हाँ। अब यहां से क्या क्या लिखोगे, अ ग्रीन हॉर्न लिख लो, ठीक है। दूसरा क्या लिख लोगे, अ न्यू हॉर्न लिख लो, ठीक है। अब यहां से क्या लिख लो, इन एक्सपीरियंस लिख लो, इन एक्सपीरियंस लिख लिया। अब यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखा अ ग्रीन हॉर्न, अ न्यू हॉर्न, इन एक्सपीरियंस्ड, और क्या लिख लोगे, और लिख लोगे क्या, अमेचर लिख लो, अमेचर स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, नॉन प्रोफेशनल लिख सकते हो। ये सब क्या हो गया भाई, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम हो गए, और यहीं पे नहीं आपको सीनो एंटोम में भी हेल्प करेंगे, बाकी जगह भी हेल्प करेंगे, है ना, ठीक है। डन है, अ लिटिल ग्रीन की मीनिंग डन है भाई, इजी है। चले आगे, अ लिटिल लेरी, अ लिटिल लेरी, लेरी से याद रखें डाउटफुल, लेरी से क्या याद रखोगे, डाउटफुल, तो वैसे ही याद हो जाएगा ये, वैसे ही याद हो जाएगा। अ लिटिल लेरी, अ लिटिल लेरी मतलब डाउटफुल, थोड़ा बहुत डाउट करने वाला, जिस पर शक हो, जिस पे क्या हो, डाउट हो, कहते भाई तेरे पे मेरे को शक है, तेरे पे मेरे को डाउट है ना, तूने ही कुछ घुसोल किया हुआ है। तो अ लिटिल लेरी क्या हो गया भाई, डन है। अ लिटिल लेरी का मतलब अ बिट डूबियस, कैसा भाई, डाउटफुल, डूबियस, क्या बोलोगे, डूबियस बोलोगे, डाउटफुल बोलोगे, डूबियस बोलोगे, डाउटफुल बोलोगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डूबियस या डाउटफुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूबियस या डाउटफुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अ लोड ऑफ माई माइंड, अ लोड ऑफ माई माइंड, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलता अ लोड ऑफ माई माइंड, तो मैं ये बोलता क्या, मेरे दिमाग का बोझ, क्यों, क्योंकि जो ये ऑफ है ये बताता है रिलेशन, ये क्या बताता है भाई साहब, ये बताता है रिलेशन, है ना, ये वाला ऑफ रिलेशन बताता है। लेकिन यहां पे बात हो रही है किसकी भाई, अ लोड ऑफ माई माइंड, है ना। अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा सर आपका डिटैचमेंट, क्या बताएगा, डिटैचमेंट, अलगाव, यही तो बताएगा, डिटैचमेंट ही बताएगा। अब मेरी बात सुनो, अब किससे डिटैचमेंट बता रहा है, माई माइंड का और लोड का, लोड का माई माइंड से डिटैचमेंट दिखा रहा है कि वो चीज अलग हो गई है, तो मतलब क्या, टू फील मेंटल रिलीफ, क्या बताओगे भाई, टू फील क्या मेंटल रिलीफ, है ना, मेंटेन में पढ़ रहा हूं, है ना, टू फील मेंटल रिलीफ, कि दिमाग से बोझ का हटना, लोड ऑफ, याद रखना ओ डबल एफ हुआ तभी दिमाग से बोझ हटेगा, नहीं तो फिर वो दिमाग का बोझ बन के रह जाएगा, है ना। तो टू फील मेंटल रिलीफ क्या होता है भाई, अ लोड ऑफ माई माइंड, क्लियर है, दिमाग से बोझ का हटना, दिमाग से बोझ का हटना क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हुआ। 45 पे आ जाओ, अ लॉट ऑफ बॉल्स, क्या भाई, अ लॉट ऑफ बॉल्स, अ लॉट ऑफ बॉल्स का मतलब होता है जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है,
क्रिकेटर है या फिर कोई भी XYZ कोई भी बंदा है क्रिकेट खेल रहा है, तो लगातार बॉल पे बॉल आ जा रही है, वो सारा डिफेंड किया जा रहा है, सारा डिफेंड किया, लगातार बॉल को डिफेंड किया जा रहा है, उसी को बोलेंगे क्या, अ लॉट ऑफ बॉल्स। क्या भाई, बहुत ही ज्यादा करेजियस होना, बहुत ज्यादा बोल्ड होना, बहुत ही ज्यादा फेयरलेस होना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, अ बोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, अ लॉट ऑफ नर्व, करेज एंड इम्पोर्टेंस मिक्स्ड, जिसमें हिम्मत हो। क्या हो भाई, जिसमें हिम्मत हो। अ लॉट ऑफ बॉल्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, अ बोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, अ बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, जिसके अंदर क्या हो भाई, हिम्मत हो, उसकी बात कर रहा है क्या, अ लॉट ऑफ बॉल्स। अ लॉट ऑफ बलोनी, अ लॉट ऑफ बलोनी। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिख के 2-3 बार ही इसको याद रखना पड़ेगा, बलोनी, अ लॉट ऑफ बलोनी, BALONEY। अ लॉट ऑफ बलोनी क्या होता है, अ लॉट ऑफ बलोनी होता है भाई, अ लॉट ऑफ लाइज। क्या, अ लॉट ऑफ लाइज, बहुत सारा झूठ बोलना, अ लॉट ऑफ लाइज, बहुत सारा झूठ बोलना, है ना। अ लॉट ऑफ लाइज क्या होगा, बहुत सारा झूठ बोलना। अ लॉट ऑफ बलोनी, बलोनी, अ लॉट ऑफ लाइज, अ लॉट ऑफ बलोनी, अ लॉट ऑफ लाइज, क्या हुआ भाई, बहुत सारा झूठ बोलना। डन है, बहुत सारा झूठ बोलना याद रहेगा, अ लॉट ऑफ बलोनी, अ लॉट ऑफ लाइज। क्लियर है, कोई दिक्कत, दुनिया भर के झूठ याद रहेगा। चलो, अब याद रहेगा नहीं, रखना पड़ेगा। अ माइजरली शॉर्ट, क्या, अ माइजरली शॉर्ट, अ माइजरली शॉर्ट, अ माइजरली शॉर्ट होता है क्या, अ स्टिंग पर्सन। क्या, अ स्टिंजी पर्सन, नॉट स्टिंग, अ स्टिंजी पर्सन, अ स्टिंजी पर्सन, एक ऐसा बिल्कुल कंजूस सा इंसान। माइजरली आ गया मतलब कंजूस की बात ही करेंगे हम। अब याद रखना जरा, अ स्टिंजी पर्सन, राइट, अ स्टिंजी पर्सन मतलब एक कंजूस सा इंसान, एक कंजूस व्यक्ति, है ना। अ न्यू लीज ऑन लाइफ, अ न्यू लीज ऑन लाइफ, है ना, एक नया जीवन, अ चांस टू स्टार्ट लाइफ अ फ्रेश एंड डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, अ चांस टू स्टार्ट लाइफ अ फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपने क्या किया भाई, लाइफ को स्टार्ट करा, बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करा लाइफ को, है ना, उसको बोलते हैं अ न्यू लीज ऑफ लाइफ ऑन लाइफ, है ना, नए तरीके से जीवन जीना, नए तरीके से जीवन जीना, नए तरीके से जीवन जीना, अ न्यू लीज ऑन लाइफ। क्लियर है, अ न्यू लीज ऑन लाइफ याद रहेगा। अ चांस टू स्टार्ट लाइफ ऑफ फ्रेश एंड डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल नए नए समय से, नए तरीके से, नए सिरे से हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। आ जाओ, अ न्यू स्लैंट, है ना, अ न्यू स्लैंट मतलब आपका जो नजरिया था ना, कहते ना भाई, नजरिया बदल लो नजारे खूबसूरत लगने लग जाएंगे, नजरिया बदल लो तो नज़ारे खूबसूरत लगने लग जाएंगे, हर एक चीज प्यारी लगने लग जाएगी। राइट, तो अ न्यू स्लैंट क्या बोला भाई, अ न्यू स्लैंट, अ न्यू स्लैंट क्या होगा भाई, अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। पहले हम किसी चीज को, जैसे क्या, पहले हम इस चीज को ऐसे देख रहे थे, ये है, ये ग्लास का वाटर का ग्लास है ना, पानी से भरा हुआ ग्लास है, ठीक है, इस पानी से भरे हुए गिलास को कोई इसको क्या बोलता है, हाफ फुल बोलता है, कोई क्या बोलता है इसको, हाफ एम्प्टी बोलता है, हाफ एम्प्टी बोलता है। तो पहले अपन क्या बोलते थे, हाफ एम्प्टी बोलते थे, अब क्या बोलने लगे, हाफ फुल बोलने लगे। हमने क्या कर लिया भाई, अ न्यू स्लैंट कर लिया, हमने क्या कर लिया, अ न्यू स्लैंट कर लिया, हमने अपना नजरिया बदल लिया। अ नो बडी, अ नो बडी, यू आर अ नो बडी टू मी, यू आर अ नो बडी टू मी, तुम मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, है ना, ये वाला डायलॉग सुना है मूवीज के अंदर, सीरीज के अंदर, कहीं तो सुना होगा, यू आर अ नो बडी टू मी, तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो। तो अ पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, यू आर नो बडी टू मी, यू आर अ नो बडी टू मी, राइट। ये डायलॉग आपको याद रहेगा, तो ये अ नो बडी भी याद रहेगा, राइट। 50 क्वेश्चंस ईडीएम एंड फ्रेजेस के, जिसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे, 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको बहुत ज्यादा रिलेट नहीं किया गया होगा, वरना सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको रिलेट किए गए हैं, सारे के सारे ईडीएम्स को रिलेट किए गए हैं। 3-4 को छोड़ दो तो सब कुछ आपको इनकलकेट हो जाएगा, सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। कैसे होगा, आपने अगर नोट डाउन करा होगा, चीजों को अंडरस्टैंड करा होगा, रिलेट करने की कोशिश करी होगी, तभी हो पाएगा मेरे दोस्त, वरना आपको पता है ये बुक भी खत्म हो जाएगी, ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा, आने वाले कई सारे बुक और कई सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी बुक और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो कैब बिना किसी स्ट्रेटजी को फॉलो किए नहीं तैयार होता है। आपने बहुत बारी कोशिश करी होगी, बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, बहुत सारे तरीके अख्तियार किए होंगे,
लेकिन नहीं लल्ला, हर चीज़ फेल हो गई होगी। तो इस चीज़ को भी आप अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज़ को भी समझेंगे और इस चीज़ को समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे कि मैं बता रहा हूं कि आपको राइट डाउन करना है, उसकी हिंदी मीनिंग भी लिखनी है, इंग्लिश मीनिंग भी लिखनी है। थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, ये पेपर जो आ रहा है आपका सीजीएल वाला, जिसमें अभी कम टाइम बचा हुआ है, राइट, लेकिन इसके साथ साथ बाकी अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो वहां पे आपको हेल्प ही करने वाला है। और एक बार अगर शुरुआत कर ली, 6 महीने तक ये प्रैक्टिस कर लिया, तो वो पक्का पक्का डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा भाई, सिलेक्शन तय है, राइट। तो इतनी बात करनी थी, ये 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करनी थी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करें जी। थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।